साथियों, आप सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम, भारत माता की जय। मैं अरविंद तिवारी एनजीओ सीआरडीजी फाउंडेशन से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं कल से यहाँ पे अगर आप देखेंगे मेरे पीछे एक बोर्ड लगा हुआ है, जीविका आश्रम। इसको मैं अभी फिर से दिखाऊंगा। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे पूरी तरीके से, ये पहाड़ियों के बीच में घिरा हुआ स्थान, एक सुरम्य स्थल, पहाड़ी की तलहटी पर बसाया हुआ एक आश्रम। तो साथियों, ये जो आश्रम आप लोग अभी देख रहे हैं, जीविका आश्रम अध्ययन एवं शोध, इसकी स्थापना की है आशीष गुप्ता जी ने, जो आदिलाबाद के रविंद्र शर्मा जी के शिष्य, उनके विचारों के प्रणेता हैं। यह मुख्य द्वार है। यह आश्रम जिला जबलपुर, मंझौली ब्लॉक, इंद्राना गांव में स्थित है। यहाँ पर आप ये देख रहे हैं कि पूरा ये जो घिरा हुआ स्थान है, सुरम्य और मनोहर और सभी चीजों से परिपूर्ण है। इस आश्रम के बारे में मैं आप लोगों को कुछ बातें बताने वाला हूँ। आप इस आश्रम को जो देख रहे हैं, इस आश्रम की विशेषता आप जो पहले बताई कि ये पहाड़ियों की तलहटी पर बसा हुआ है। ये जो वृक्षारोपण देख रहे हैं, बांस, कनेर, आंवला, जो नए पौधे दिख रहे हैं सब इन्होंने लगाए हुए हैं। कदम, और ये जो आप शिला देख रहे हैं, बड़े बड़े शिलाखंड, इनको आप देखिए गौर से। इस पे कलाकारी चित्रकारी की गई। यहाँ के स्कल्प्टर्स को आए थे अपने प्रतियोगिता के लिए जबलपुर में। ये कुछ पत्थर वहीं छोड़ करके चले गए थे। उनमें से किसी ने इनसे संपर्क किया, कहा कि अब ये हमारे इतने उपयोग के नहीं है, तो उन्होंने इनको ला करके अपने इस प्रांगण में बहुत अच्छे से देखिए रखा हुआ है। यहीं पे पेड़ों पे आपको टायर लटके हुए मिलेंगे। ये टायर यहाँ के जो ग्रामवासी बच्चे हैं और झूले आकर के यहाँ खेलते हैं और अपना आनंद प्राप्त करते हैं। ये ऊपर पहाड़ी दिख रही है, पहाड़ी पर एक छोटा सा मंदिर। इसी पहाड़ी की तलहटी पर बसा है ये जीविका आश्रम अध्ययन एवं शोध संस्थान। सारी व्यवस्थाएं एक सामयिक लेकिन पुरातन काल की अपनी स्मृतियों को समेटे हुए। ये जो पहली झोपड़ी देख रहे हैं, ये फूस और बांस की बनी हुई, ये इनका पहला विश्राम निवास था। जब ये इस स्थान को देखने के बाद, जब यहाँ पे निर्माण के लिए, प्रारंभिक चरण के निर्माण के लिए आए, ये सबसे पहली कुटीर बनाई। यही इनकी अ, अ, एक विराम विश्राम की स्थिति और उनको विराम देने की जगह थी। अगर आप देखें तो यहाँ पे कुछ विशेष लिखा हुआ है, जो आप स्वयं पढ़ें। लिखा है, जीविका अध्ययन एवं शोध आश्रम, यहाँ से इसका प्रारंभ हुआ। जो मूर्तिकारों द्वारा जो छोड़े गए पत्थर थे, उसी का एक पत्थर यहाँ पे भी उन्होंने जिस तरीके से रखा है, वो अपने आप में अद्भुत है। और यहाँ पर आप देखेंगे, वहीं पे पीछे की तरफ एक चीज पत्थरों के पीछे आप लोगों ने देखा होगा, खपरेल पड़ी हुई है। यहाँ पे जो पुराने घर गांव वालों ने तोड़ करके अपने हटा करके नए घरों को बनाना शुरू किया, तो उससे जो खपरेल निकली वो इसको यहाँ लेकर के आए और उसका उपयोग इन्होंने अपने घर और यहाँ की चीजों को अपनी छत बनाने में उपयोग किया, जो आपको अभी दिखाई देगा। आप मेरे बाईं तरफ या इसके स्क्रीन के दाईं तरफ अगर आप देखेंगे, एक चबूतरा सा बना हुआ है, जहाँ पे समय समय पर अलग तरीके के कार्यक्रम, रंगशालाएं और
बच्चों के या बड़े लोगों के कुछ-कुछ कार्यक्रम होते रहते हैं, उसके लिए चबूतरा बनाए, बीच में छोटा-सा तालाब, उसमें कमल के फूल। ये सामने जो आप देख रहे हैं जीविका आश्रम जहाँ एक लिखा हुआ है, इसके बगल में घर, यह इनका निवास है। यहाँ पे जो सामान बनता है लोकल कारीगरों के द्वारा यहाँ पे रखते हैं। ये घर के आगे के हिस्से में ये रहते हैं, पीछे का हिस्सा आने वाले आगंतुक तो रहने के लिए है। खाने की व्यवस्था इन्होंने अपने ही घर में रखी हुई है। जब अधिक लोग आते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था इस घर के बगल में जो ये बाँस की कुटीर दिख रही है, उसमें की जाती है। और यह जो कक्ष है, ये इनका प्रयोगशाला कक्ष है, लेकिन ये इनका दूसरा निर्माण था, उस निर्माण के पश्चात जिसमें इन्होंने आकर के रहना, अपना काम करना, यहाँ का निर्माण शुरू किया। खपरैल देखिए यहाँ लगी हुई है। सब उन्हीं ग्रामवासियों के द्वारा भेजी गई खपरैल है, जो उन्होंने अपने घर को निकाल कर के बनाया है। ये देखिए पूरा का पूरा। और वहीं की लकड़ियाँ गाँव वालों की जो लकड़ियाँ निकली उसका उपयोग किया है। पुरानी लकड़ियों का, पुराने सारे सामान का उपयोग है। और ये देखिए रवीन शर्मा जी के विचार उकेरे हुए हैं। अनुभूति के अनुभव को आकार देना ही कला है। लोक कला समाज की सामाजिकता का प्रतीक है और शास्त्रीय कला समाज की साधना का प्रतीक है। इस तरफ भी उन्होंने श्री रवीन्द्र शर्मा जी के विचारों को उकेरा हुआ है। डिजाइन के बदलने से जीवन शैली और व्यवस्था तक बदल जाती है। और उसके नीचे सादगी का मतलब कंगाली से जीना तो नहीं है, सादगी में तो बहुत सुंदर ढंग से भी जिया जा सकता है। इसी के ठीक सामने साथियों, अगर आप देखेंगे, अभी मैं आप ये जो है इन्होंने यहाँ से जो ज़मीन को ऊबड़-खाबड़ और ठीक से निर्माण के लिए जहाँ-जहाँ यहाँ की पहाड़ी मिट्टी को और इस चीज़ को काटा, जो पत्थर निकले, उनका उपयोग पुनः उसी जगह बैठने के लिए एक स्टेयरकेसेस के रूप में, दर्शक दीर्घा के रूप में कर दिया। ये पत्थर पड़े हुए हैं, इनका भी उपयोग यहीं होना है। और ये जो मार्ग दिख रहा है, यहाँ पे ये मार्ग बन करके ये चीज़ जो कच्चा अभी दिख रहा है, यहाँ पे लग जाएगा तो मिट्टी के बहाव को भी रोकेगा पहाड़ी और एक बैठने की सुरम्य स्थल बना देगा। अब आपको मैं अंदर ले चलता हूँ इसके। ये जो सारे सामान देख रहे हैं, उससे पहले ये गाँव वालों के द्वारा जो पुराने बाँस और सामान है, वो सब यहाँ पे इनको दे दिए गए हैं इनके उपयोग के लिए। इन्होंने उपयोग में ला कर के यहाँ पे इनके कारीगर यहाँ पे इसका काम करते रहते हैं और इसका निर्माण करते रहते हैं, इसकी चीज़ें बनाते रहते हैं। मशीनें सब इन्होंने ली हैं, जो-जो उपलब्ध हुई हैं। ये सारी पेंटिंग यहीं की है, जो पेंटिंग आप बाहर देख रहे हो, तो यहीं के स्थानीय निवासियों ने किए हुए हैं। दोस्तों, अब हम इस कक्ष के अंदर चल रहे हैं, कक्ष का मुख्य द्वार। ये भी पुरानी लकड़ियों को फिर से साफ करके, चमका करके अगर को पूरे ध्यान से देखें तो आपको दिखेगा कि लकड़ियाँ पुरानी हैं और इनको साफ करके इस पे काम करके इसको नया किया गया है। पुरानी लकड़ियों को चमका करके, बना करके। इस कक्ष में आप ऊपर देखेंगे एक मेज़ानाइन फ्लोर है। जब यहाँ कुछ नहीं था तो यहीं पे ऊपर-नीचे सब लोग मिल कर के सब यहीं पे रहते थे। संपूर्ण व्यवस्था यही थी। अब इसको जब उन्होंने और निर्माण कर लिया जो आपने देखा है, तो इसको इन्होंने विभिन्न उपयोग में लिया। जैसे ये पुस्तकालय, ग्रंथालय और आर्टिफैक्ट्स रखने की जगह है। सारी चीज़ें लोकल यहाँ पे स्थानीय निवासियों के द्वारा बनाई गई सारी चीज़ें हैं। सारी चीज़ों को अगर आप देखेंगे, तो आपको यहाँ सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध मिलेंगी। यहाँ के ही लोगों के द्वारा बनाए हुए लोहे की चीज़ों के विभिन्न वस्तुएँ, मशीनें, हर तरीके की मशीन इनके पास उपलब्ध है। यहाँ पे अगर आप देखें, लेकर के आते हैं यहाँ पे खुद अपने समक्ष खड़े होकर के आशीष गुप्ता जी सारे काम करवाते हैं। पेंटिंग की मशीन, सारी चीज़ें, लोगों के पास जो पुराने खिलौने लकड़ी के सब बचे हुए थे, वो सारी चीज़ें उन्होंने ला कर के यहाँ पे जिनको जिस काम का नहीं था, मिट्टी का जो भी, ये इन्होंने बाँस से, लकड़ियों से, ये सारी चीज़ों से मेज़, टेबल ये सब बनवा रखे हैं, स्टूल, ये सारी चीज़ें
आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें यहाँ की, यहीं से लोगों की, यहीं के द्वारा बनवाई हुई। ये पुस्तका कुछ किताबों का भंडार, जो इन्होंने इन्हीं के विचारधाराओं वाले मूर्धन्य लोगों की पुस्तकें हैं, उनकी पुस्तकें। ये रवींद्र शर्मा जी, जो आशीष गुप्ता जी के गुरु हैं, उनकी ये पुस्तक, उनके वो सारी चीज़ें और इनकी जितनी भी ऑडियो रिकॉर्डिंग है, ये सब के सब उन ऑडियो रिकॉर्डिंग को पुस्तक के माध्यम में, पुस्तक के रूप में लेकर के आ रहे हैं। ये हर इस पूरे उसमें 4 दरवाजे हैं, जिसमें से मैंने 3 दरवाजे खोले हैं। यहाँ से आप बाहर का पूरा वातावरण अलग-अलग दरवाजों से देख सकते हैं। खिड़की लगी हुई हैं, खिड़कियों से भी आप सारे दृश्य देख सकते हैं। ये एक ऊपर जाने के लिए पुरानी लकड़ी से ही बना हुआ, उसी का उपयोग करके ऊपर जाने का मार्ग, ये सारे सामान, ये भी एक खिड़की, ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं, आपको दिखा चुका हूँ। ये छत भी पूरी देख रहे हैं, पुरानी खपरेल से अंदर से देखिए। अभी कुछ देर पहले जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ के जो बगल के ग्राम के निवासी हैं, ये सब लोग यहाँ पर आकर के अपने बच्चों को खेलने के लिए वो करते हैं। ये सब लोग जो हैं इसी गाँव के निवासी हैं। ये लोग यहीं पे काम करके यहाँ पे अपने इस संसाधनों को सही उपयोग में लाने का काम कर रहे हैं। प्रताप जी, आप प्रताप जी हैं। ये मुख्यतः पहले बिल्डिंग या दीवार इस सब पे बनाने का कार्य करते थे। फिर वहीं से अपने लगन और अपने उससे इन्होंने पहले तो एक अच्छे कुशल मिस्त्री बने। उसके बाद इन्होंने जब यहाँ काम करना शुरू किया, आपने किन-किन चीज़ों के काम को सीखा यहाँ पे? बाँस का है, लोहे का और ये पत्ता का बॉन्डिंग करने सीखा। पत्थर की जुड़ाई नहीं अब करते रहे, पत्थर की जुड़ाई करने लगे। और लकड़ी के भी काम? हाँ, लकड़ी के काम करते तो इस तरीके से आपने सब सीखा तो आपको अंदर से इच्छा हुई कि नहीं वो तो अच्छा हो गया आपका। तो जैसा आपने सुना कि ये प्रताप जी हैं, यहाँ पे आप लगे हुए हैं, यहीं पास के गाँव से जुड़े हुए हैं। क क्या है आपके गाँव का नाम? खरवास खरवास खरवार दुहा हल्दी हरदुआ, खिरवार हरदुआ, हाँ, खरवास खिरवा हरदुआ। आप खिरवा हरदुआ से यहाँ से 5 किलोमीटर की हाँ, दूरी 5 पे। ये सबसे दूर से आते हैं, बाकी सब लोग यहीं इंद्राना गाँव के हैं और ये पूरी लगन से अपना लगे रहते हैं और बीच में जो खाने का विश्राम होता है, उसमें भी अपना ही कुछ न कुछ काम करते रहते हैं और बाकी सब लोगों को प्रेरणा देते हैं। ये सारी की सारी जो आपने दीवारें देखी, सब इन्हीं की बनाई हुई हैं और ये बच्चे आपको दिख रहे हैं दूर पार्श्व में सामने, ये सब के सब बच्चे इसी गाँव से आए हुए हैं, यहाँ पे आनंद ले रहे हैं झूलों का, सब चीज़ों का। ये ऊपर चढ़ कर के यहाँ से इस मार्ग से ऊपर आए हैं। ये सामने आपने इनकी शिल्पशाला देखी, इसके पीछे गौशाला है जहाँ 3 गाय और बच्चे और बछड़े हैं और यहाँ पे ये इनका छोटा-सा किचन गार्डन है, कवर कर रखा है जो कि बंदरों के कारण से इस तरीके से किया गया है, काहे कि वो सब चीज़ें तोड़-फोड़ देते हैं, नोच लेते हैं और ये इनका परिवार, यहाँ पर रागिनी जी हैं और ये इनकी छोटी पुत्री मनस्वी। जी, ये मनस्वी जी हैं, जिनसे हमारी दोस्ती हो चुकी है। इसके बगल में इन्होंने एक नया रसोई और भोजनालय बनाया है। जब ज़्यादा लोग आते हैं, तो वो सब चीज़ें यहीं पे होंगी और ये नया निर्माण किया है, जो कि बाँसों से है और ईंट और उससे चुनाई कर रखी है। मुख्यतः काम इसमें पूरा बाँसों को छवा करके किया गया है। इस तरीके से ये पूरा है, जैसा कि आपको बताया कि पहाड़ की तलहटी किनारे पर बसा हुआ है। सड़क दोनों तरफ से लगी हुई है। ये पूरी पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सुंदर, सुरम्य, अद्भुत स्थल।
तो साथियों, आप लोग से जो मैं कहना चाहता हूँ, हमारा एनजीओ सीआरडीजी फाउंडेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के बारे में बात कर रहा है और उसमें 5 चीज़ें हैं: शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यावरण संरक्षण, स्व व्यवसाय और गौ संरक्षण। इन पाँचों चीज़ों को मिला करके हम ऐसे स्थान के निर्माण के बारे में कार्य कर रहे हैं और प्रयास करते चले जा रहे हैं कि लोग ऐसे ही वातावरण में रहें और सब वहीं की चीज़ों पे आधारित आपस में एक-दूसरे के सहयोग और सह-अस्तित्व की भावना से एक-दूसरे के साथ रहें। और ऐसी स्थिति के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए आवश्यक है, आप ऐसे लोगों के पास जाएँ, जो इस प्रयास को साकार रूप दे रहे हैं, मूर्त रूप दे रहे हैं। मुझे तो इसका विश्वास था, हमारे पूरे टीम को, दल को इसका विश्वास था, परंतु बहुत से लोगों को ऐसा जीवन नहीं लगता है कि जी सके हैं। जिन राजीव आशीष गुप्ता जी की बात कर रहा था, उनके परिवार की, उनके बच्चों की, वो सब एक अच्छे बहुत ही संपन्न परिवार से आते हैं और बहुत अच्छी पृष्ठभूमि से आते हैं। लेकिन धीरे-धीरे यहाँ पे रहते हुए 4 साल से अधिक हो चुके हैं। अब वह यह वातावरण उनको उस वातावरण से अच्छा लगता है। कहने का अभिप्राय ये है कि यदि आप प्रकृति के अत्यंत करीब रहते हैं, पास रहते हैं, तो आप अपने को अधिक सहज और अपने को अधिक सरल पाते हैं। यहाँ पे कोई टेलीविज़न नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, नेट की व्यवस्था है, क्योंकि वर्तमान समय में इसकी आवश्यकता है। उसी हिसाब से बिजली की आपूर्ति के बारे में इन्होंने व्यवस्था कर रखी है और यहाँ रह कर के बाकी सब काम करते हैं, लोगों से चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ठान ले, चाह ले, तो वो बहुत अच्छे से अपना जीवन यापन कर सकता है और बहुत अच्छे एक विस्तार से रह सकता है। यहाँ पे इनके आने से न मात्र इनके जीवन में बदलाव है, गाँव वालों को भी। आपने जैसा देखा, बच्चे आकर के यहाँ खेल रहे हैं, आनंद ले रहे हैं और खेल-खेल में बहुत सी चीज़ें सीखते भी हैं जब चर्चा करते हैं। आज सुबह ही गाँव के कुछ बच्चे आए, उनसे जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि क्या हम शाम को आपसे पढ़ने आएँगे, क्या आप पढ़ाएँगे? लेकिन मेरी व्यवस्था थी, मुझे आज निकलना है, वापस दिल्ली पहुँचना है। तो मैंने उनसे बोला है कि अगली बार पुनः आऊँगा तो फिर आप लोगों से मिल कर के फिर आगे की शिक्षा पे आपसे चर्चा करेंगे। तो हर व्यक्ति को हर जगह, हर परिवेश में आगे बढ़ने की अपनी एक इच्छा, दृढ़ संकल्पता है। हमें उसी को साकार रूप देने के लिए इन प्रकार के कार्यों, रहने के स्थान पे कार्यों के ऊपर ध्यान देना होगा, जो कि हमारी परिकल्पना है, संकल्पना है, जिसको कि हम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उत्कृष्टता केंद्र भी कहते हैं, उस नाम से जानते हैं। मैं आपको अब थोड़े से अपने पास में चीज़ें दिखाता हूँ। मेरे पीछे देखिए, पहाड़ियों के बीच में सुरम्य स्थल, उनके बीच में ऐसा सुरम्य स्थान, संपन्न सुविधाओं के साथ, समस्त सुविधाओं के साथ सारी चीज़ें यहाँ पे उपलब्ध, सारी व्यवस्था अगर आप करें तो क्यों नहीं लोग एक कम्युनिटी लिविंग में के रूप में रह करके क्यों ना आपस में एक-दूसरे की सहायता कर, क्यों ना आगे बढ़ने में सहायता करें। इसका एक छोटा-सा उदाहरण साथियों, इसके बाद मैं आप लोगों को आशीष गुप्ता जी से चर्चा कर उनके ही द्वारा बहुत सी बातों को आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। और अभी आशीष गुप्ता जी आपके समक्ष आने वाले हैं, थोड़ी-सी प्रतीक्षा करें। तो दोस्तों, हमारे समक्ष हैं आशीष गुप्ता जी। जीविका आश्रम की जो परिकल्पना की और जो निर्माण किया, जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया, उसके बारे में चर्चा करते हैं। आशीष जी, जीविका आश्रम के बारे में इस मुख्य द्वार पे लिखे हुए बातों से लेकर के आपने जो ये अपनी कार्यशाला, प्रयोगशाला, ग्रंथालय जो बना रखा है, फिर ये सारे निर्माण, इसके बारे में थोड़ा-सा बताएँ सभी को। ये तो एक जीविकाश्रम मतलब लोग इसको बोलने लगे हैं, बाकी ये तो हमारी खुद की प्रयोगशाला है। इसको हम व्यक्तिगत स्तर पे, पारिवारिक स्तर पे
जो हमारा सामाजिक जीवन कैसा होना चाहिए, व्यक्तिगत जीवन कैसा होना चाहिए, उसके ऊपर ये प्रेरणादायी पहल है। और इसमें हम जो व्यवस्थागत जो सबसे बड़े पहलू हैं, हमारी समाज व्यवस्था एक एक अलग ढंग से रही है। जिस ढंग से हम पढ़ते आए हैं, जिस ढंग से हमको दिखाया गया, उससे थोड़ा बहुत कुछ भिन्नता हमको देखने में समझ में आता है। क्योंकि उस सब का अध्ययन का हम एक दृष्टि रख रहे हैं। उस सब के अध्ययन की दृष्टि से इसको हमने स्थापित किया हुआ है, जो कि व्यक्तिगत, पारिवारिक और सामाजिक तीनों स्तर पर कार्यरत है। जी, आशीष जी, इसके साथ ही जो आपसे चर्चा हुई, जी, उससे ये स्पष्ट होता है कि आपने कई मुख्य बिंदुओं को इसमें समाहित किया हुआ है। जी, शिक्षा को भी, अपरोक्ष रूप से स्वास्थ्य को भी, पर्यावरण संरक्षण पे भी आप सीधे-सीधे कार्य कर रहे हैं। जी, और आपने बताया कि जो पीछे आपकी ज़मीन के बाद जो जंगल की ज़मीन है, जी, उसमें भी आप कुछ विशेष ध्यान रख रहे हैं। जी। तो ऐसा क्यों? नहीं, जंगल की और का और मेरा कुछ और है, ऐसा कुछ तो वो होता नहीं है ना। कि जंगल भी हमारा ही है, हम भी उसके हैं। ये ऐसा नहीं कि वो उसके ऊपर क्यों ध्यान दे रहे हैं। ये हमारा परिवेश है, इस परिवेश पे तो हम सबको ज़िम्मेदारी रखेंगे। सामाजिक जो गुड्स होते हैं, सोशल गुड्स हैं, सोशल सर्विसेज़ हैं, इनमें तो हम सबको व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखना चाहिए। उसी दृष्टिकोण से उधर का भी हम लोग जो थोड़ा बहुत देखते हैं, नए-नए पेड़ वहाँ लगा रहे हैं। यहाँ के जितने बीज निकलते हैं, खाने के बाद हमारे जो सब हम वहीं से छिड़काव वहीं करते हैं। जामुन के बीज हैं, इमली के बीज हैं, आम की गुठलियाँ हैं, और भी जितनी सारी चीज़ें हैं वो सब जो आती हैं, वो सब वहाँ हम प्लांट करते चलते हैं। इसके अलावा जितनी सैपलिंग्स यहाँ निकल आते हैं, बीच-बीच में होते-होते पेड़, आम के पेड़ के नीचे बैठे हैं, यहाँ बंदर खा रहे हैं, गुठलियाँ निकलती हैं, ये सब होता है, पेड़ उगाते हैं। इन सबको भी हम वहाँ रिप्लांट कर देते हैं। तो ये सारा कुछ तो उसके तहत ही है। ये एक सामाजिक जीव जिसको हम बात कर रहे थे, ये समाज ही है ना। तो जो सारा सृष्टि के साथ में हमारा क्या संबंध है, प्रकृति के साथ क्या संबंध है, क्या ज़िम्मेदारी है, उन सबको निर्वहन करने के सिलसिले में ये सारा कुछ चलता है। इसके लिए ऐसा ये नहीं कि ये करने के लिए बैठे हैं वहाँ पे, तो शायद चीज़ें करते चल रहे हैं जितना होता जा रहा है। तो ये प्रक्रिया स्वरूप सारी चीज़ें हो रही हैं। और आपका प्रेरणा स्रोत रवीन्द्र शर्मा जी, जी। उनके बारे में थोड़ा-सा बताएँ, उनके विचारों के बारे में? रविंद्र शर्मा जी फैज़लाबाद के मूलतः रहने वाले हैं। लोग उनको गुरुजी के नाम से संबोधित करते रहे, और गुरुजी के नाम से ही वो बचपन से जाने जाते हैं। उनमें से 8-9 वर्ष की उम्र से उनका नाम गुरुजी पड़ गया है। तो तब से लेके अब दुर्भाग्य से 2018 में हमारे बीच में नहीं रहे। उन्होंने अपने आस-पास जहाँ वो रहते थे, हैदराबाद, तेलंगाना का जो क्षेत्र आता है, तेलंगाना फैज़लाबाद क्षेत्र के आस-पास के जो 20 किलोमीटर का क्षेत्र है, वहाँ उन्होंने समाज को जो देखा अपनी विशेष दृष्टि से, उसी को वो हम सबको बताते हैं। और जो उनके समझ में आता है, वो देखते हैं तो क्लियरली समझ में आता है कि समाज जो है, भारतीय समाज, भारतीय ग्रामीण समाज विशेषकर जो है, 4 प्रमुख स्तंभों पे खड़ा हुआ है। जिसमें सबसे पहली चीज़ तो है विज्ञान। हर सारी चीज़ में विज्ञान है। दूसरी चीज़ जो प्रमुख स्तंभ है वो कला है। तीसरी चीज़ है आध्यात्मिकता, और चौथी चीज़ है सामाजिक अवस्था। 4 जो पहलू हैं, इस पे हमारा पूरा का पूरा समाज खड़ा हुआ नज़र आता है, उनकी दृष्टि से देखने से। और जब उसका गहन अध्ययन हम जब करके देखते हैं, तो हमारी जो हर छोटी-सी छोटी चीज़ का, कहीं भी जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, विकल्प दिए गए, मान लीजिए मुझे झूले में बनाना है, तो झूले की डिज़ाइन कैसी है? उसमें ऐसे जितने भी ऑप्शंस, जितने भी जो भी चीज़ हमारे जो पूरा दृष्टिकोण है, उन चारों चीज़ों में कम से कम ये 4 चीज़ तो रहती है। कि इसके पीछे का विज्ञान क्या है? यदि हम ये घूंघट पहन रहे हैं, अंगूठी पहन रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, जो भी कुछ करे, कलावा बाँध रहे हैं, ये कड़ा पहन रहे हैं, पहनावा हमारा एक ढंग का रहा है, उसमें उसके पीछे का एक विज्ञान है, उसके पीछे एक तार्किक कारण है। दूसरी चीज़ उसमें कला है, ये ऐसे ही कोई भी चीज़ नहीं हो जानी है, एक बकायदा कलात्मक होनी है। बैठना है तो कलात्मक है, अंगूठी है तो कलात्मक है, कलावा है तो कलात्मक है, ये सारी चीज़। टीका है तो ऐसा कोई भी टीका नहीं लगा देना, उसमें भी जो कला है, तो विज्ञान है, कला है, और तीसरी चीज़ ये आध्यात्मिकता है। हर सारी चीज़ एक एक जो आत्मा और परमात्मा वाला जो हमारा पूरा चीज़ रहा है, उसके हिसाब से रहेगी। जीव बस नहीं है, जीव के बाद भी एक जो है उसके साथ में कैसा जुड़ाव है, किस तरह से हम लगातार उस दृष्टि की ओर बढ़ें। और चौथी चीज़, ये सब करते हुए, करने के साथ-साथ सामाजिक अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र जो है वो हमारा इस सब के पीछे, जिसके माध्यम से ये सारा चीज़ इंश्योर होता था, वो सामाजिक अर्थशास्त्र, असामाजिक अर्थशास्त्र नहीं, लूट का अर्थशास्त्र नहीं, लोभ का अर्थशास्त्र नहीं, लाभ का अर्थशास्त्र। तो लाभ तो कई प्रकार के होते हैं, जिस तरह से लाभ में केवल आर्थिक लाभ वाली बात नहीं, यहाँ जो दूसरे लाभ हैं, उन सारी चीज़ों की, पुण्य लाभ है, दान का लाभ है, बाकी और जो चीज़ है उनके लाभ हैं, इन सारे दृष्टिकोणों से उभा है। तो ये 4 चीज़, हर सारी चीज़ें पहलू में रहेगी।
ये गुरु जी का ये मुख्य दर्शन रहा है। और इसके साथ में वो हर जगह कैसे सामाजिकता इंश्योर की गई थी, कैसे विज्ञान हर सारी चीज में, कितनी टेक्निक थी, किस किस तरह की कारीगरी होती थी, किस किस तरह की चीजें होती थी, और उसके पीछे का क्या विज्ञान हुआ करता था, कलात्मकता को कैसे इंश्योर करते थे। पुराने पड़े हुए हैं छोटे छोटे से पत्थर के बर्तन, बेस बना हुआ है, ये बेस बहुत सिंपल भी बना सकते थे, ये पत्थर का जो बेस बना हुआ है, लेकिन उसमें भी एक डिजाइन आपको मिले। ऐसा नहीं कि कोई भी चीज यदि करना है तो बस हमको यूटिलिटी बस आपको करके देख लिया, वो चीज कलात्मक कैसी होनी है, वैज्ञानिक है। इसीलिए हमारी जो जीवन शैली थी वो उन सारी उसमें ये 4 चीज पहलू होते ही कम से कम। पहली चीज तो ये है कि वो वैज्ञानिक हो, कोई भी चीज हम काम कर रहे हैं किसी के तर्क है, उसके पीछे के लॉजिक है, उसके आधार पर वो वैज्ञानिक। दूसरी चीज वो चीज कलात्मक होनी है, ऐसी नहीं कि कोई भी चीज कैसी भी तरह से यूज कर रहे हैं। तीसरी चीज वो वो जो भी हम कुछ काम कर रहे हैं, जिस तरह की पद्धति रीति रिवाज कर रहे हैं, उसके साथ हमारी सामाजिकता बढ़नी चाहिए, सामाजिकता घटनी नहीं चाहिए। तो सामाजिकता या फिर व्यक्तिवादिता नहीं बढ़नी, तो सामाजिक होना है। तो कोई भी काम, जो कोई भी प्रक्रिया है, कोई भी तरीका है, वो सामाजिक हो। और चौथी चीज ये सारी चीज करते हुए कि हम आध्यात्मिक दिशा में, और अध्यात्म में ही प्रकृति संरक्षण शामिल। आप प्रकृति से अलग होके अपने आप को नहीं देखते, जब प्रकृति के साथ में आप हैं, वही आध्यात्मिकता है ना। पहली चीज तो वही है, जब आप जीव जीव में भिन्न नहीं करें, जीव जीव में सारा चीज एक ही चीज देखें, सब जगह वही ब्रह्म देखें, तो वो तब जब प्रकृति के साथ आप जुड़ के काम करें। तो ये 4-5 चीजें जो क्राइटेरिया रहे, ये गुरु जी की चीजें मुझसे रही हैं। और उसमें फिर विचार है, उनमें तो बहुत लंबा बातचीत होती है, जिसके बारे में गुरु जी कहते रहे हमारी व्यवस्थाओं के, तो कभी फिर और विस्तार से होगी बात। जी, आशीष जी, तो अभी आपने सुना मुख्य रूप से जो बात की, अगर सूक्ष्म रूप से देखी जाए तो सह-अस्तित्ववाद की बात है, और सह-अस्तित्व में सारी चीज़ें आ रही हैं। और साथियों, जो चीज़ें अभी हम बात कर रहे थे आशीष जी से, और आशीष जी के विचारों को जान रहे थे, इसमें आशीष जी ने जो बात कही, हम लोग कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, जबकि वसुधैव कुटुंबकम पूर्ण रूप से है अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। तो इसी भावनाओं को यहाँ पे परिलक्षित किया गया है, यही स्पष्ट होता है। और इसी के साथ आप लोगों को अब हमारे यहाँ पे आगमन का जो कारण है वो भी स्पष्ट हुआ होगा कि क्यों आए। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ, ये एक रूप प्रकार से इस चीज़ों को देखना कि लोग ऐसे रह सकते हैं और ऐसे ही लोगों को रहना चाहिए, और यही एक सही तरीका है आज की इस वर्तमान स्थिति को देखते हुए। धन्यवाद। आप सभी लोगों को पुनः शीघ्र मिलते हैं। प्रणाम।